आइए 20वीं सदी की एक ऐसी भू राजनीतिक घटना का विश्लेषण करते हैं जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। 1947 का भारत विभाजन, एक ऐसी भयावह त्रासदी जिसने पूरे उपमहाद्वीप का आकार, उसकी पहचान बिल्कुल बदल दी। 1,20,00,000 से लेकर 2 करोड़। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो विशाल आबादी है जिसे रातों रात अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक ऐसी मानवीय कीमत है जिसकी हम और आप आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरे घटनाक्रम को आज हम 5 मेन हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक बनता हुआ उपमहाद्वीप, फिर देखेंगे इस विभाजन के मूल कारण क्या थे। उसके बाद बात करेंगे सीमा रेखा के निर्धारण की, फिर उस महान पलायन की और आखिर में इसके स्थायी प्रभाव की जो आज तक महसूस किया जाता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक बनता हुआ उपमहाद्वीप और आधी रात को 2 नए राष्ट्रों का अचानक जन्म। 14 और 15 अगस्त 1947 की वो आधी रात जब सदियों पुराना ब्रिटिश राज अचानक समाप्त हो गया और देखते ही देखते यूनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। ये नक्शे पर सिर्फ कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक भूकंप था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और समझते हैं विभाजन के मूल कारण और उस वैचारिक टकराव को। यहां सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है 2 नेशन थ्योरी, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसी ने दरअसल एक अलग राष्ट्र की मांग को जन्म दिया। इस सिद्धांत का बुनियादी तर्क ये था कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों बिल्कुल अलग राष्ट्र हैं। इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन शैली एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और सच कहूं तो यही वो विचार था जो आगे चलकर इस दर्दनाक विभाजन की सबसे बड़ी नींव बना। अब इस बयान को देखिए। 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना की इस चेतावनी ने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया था। उन्होंने कहा था, या तो हमारे पास एक विभाजित भारत होगा या फिर एक नष्ट भारत। डायरेक्ट एक्शन डे से ठीक पहले दिया गया ये बयान दिखाता है कि उस वक्त राजनीतिक ध्रुवीकरण किस हद तक पहुंच चुका था। दोनों पक्षों के बीच की खाई अब साफ नजर आने लगी थी। आइए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, सीमा रेखा का निर्धारण और एक साम्राज्य का जल्दबाजी में वहां से निकलना। अगर हम 1940 से 1947 तक का सफर देखें तो एक के बाद एक विफल होते ब्रिटिश मिशंस ने इस पूरी स्थिति को बेहद उलझा दिया था। अंत में वाइसरॉय माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक आने वाले गृह युद्ध को अगर रोकना है तो जल्दबाजी में किया गया विभाजन ही अब शायद आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि धरातल पर हर गुजरने वाला दिन एक नए संकट को जन्म दे रहा था। और इस विभाजन की इस कड़ी सच्चाई को उस दौर के बड़े नेता भी अच्छी तरह समझ रहे थे। सरदार पटेल के इन शब्दों पर गौर कीजिए। विकल्प एक विभाजन और कई विभाजनों के बीच है। हम भावुकता को हावी नहीं होने दे सकते। ये साफ दर्शाता है कि यह निर्णय कोई खुशी का नहीं था, बल्कि ये देश को और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से बचाने की एक बेहद निराशाजनक मजबूरी बन चुकी थी। ये जानना सच में अंदर तक झकझोर देता है कि करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला ऐसे बाउंड्री कमीशन ने किया जो बिल्कुल आखिरी वक्त पर और जल्दबाजी में बनाया गया था। सर सिरिल रैडक्लिफ, जो एक लंदन के बैरिस्टर थे, उन्होंने पूरी गोपनीयता के साथ नक्शे पर बस कुछ लकीरें खींच दी और आज़ादी की घोषणा के चंद दिनों बाद ही इन लकीरों ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए उलट पुलट कर रख दिया। अब हम चौथे हिस्से पर बढ़ते हैं, वो महान पलायन और जमीनी स्तर पर मची अराजकता। 1,45,00,000। जरा इस आंकड़े की गहराई को महसूस कीजिए। ये अनुमानित नंबर दर्शाता है कि कितने लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बस बचे खुचे सामान के साथ इन नई सीमाओं को पार किया। ये इतिहास का एक ऐसा बेमिसाल शरणार्थी संकट बन गया जिसकी तुलना दुनिया के इतिहास में शायद ही कहीं और मिलती हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस विभाजन का प्रभाव हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं था। जैसे अगर हम पंजाब और बंगाल की तुलना करें तो पंजाब में हिंसा इतनी तीव्र और भयानक थी कि वहां लगभग पूरी की पूरी अल्पसंख्यक आबादी को या तो खत्म कर दिया गया या उन्हें भागना पड़ा। लेकिन वहीं बंगाल में हालांकि दुख और दर्द वहां भी बेहिसाब था, लेकिन पलायन की रफ्तार थोड़ी धीमी रही और दोनों तरफ माइनॉरिटी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वहीं रुका रहा। अब इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 1941 और 1951 के बीच दिल्ली का आबादी संतुलन बिल्कुल ही बदल गया। एक ऐतिहासिक शहर की तस्वीर बस कुछ सालों में उलट गई। ये जो परसेंटेजेस आपको दिख रहे हैं, ये महज संख्याएं नहीं हैं। ये दरअसल उन उजड़े हुए घरों और बदल चुके शहरों की जीती जागती कहानी बयान करते हैं।
कानून और व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी और उस दौरान इस दुख की कोई सीमा नहीं थी। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी ने इस अराजकता में एक जैसा और बेहद भयावह दुख झेला। अनुमान है कि लगभग 10 लाख लोग मारे गए और दोनों ही तरफ हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी की चीख पुकार है जिसे आने वाली सदियां भी भुला नहीं सकती। आइए अब इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें हिस्से को देखते हैं, इसका स्थायी प्रभाव, यानी वो परिणाम जो आज तक बाकी हैं। रैडक्लिफ लाइन का बन जाना तो बस एक शुरुआत थी। अकेले पंजाब क्षेत्र में लगभग 22 लाख लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। विशाल रेफ्यूजी कैंप्स ने दिल्ली और कराची जैसे शहरों का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पलायन और विस्थापन का सिलसिला अगले कई दशकों तक चलता रहा और सबसे बड़ी बात, इस हिंसा ने ऐसी दुश्मनी और कड़वाहट पैदा की जो आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर एक गहरा साया बनकर खड़ी है। इस पूरे मुद्दे पर इतिहासकार स्टैनली वॉलपर्ट का यह नजरिया एक बहुत ही जरूरी ऐतिहासिक बहस को जन्म देता है। उनका मानना है कि ये जो इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार और तकलीफ हुई, वो दरअसल ब्रिटिश शासन की उसी जल्दबाजी का नतीजा था। ये नजरिया सीधे तौर पर उस जाती हुई कॉलोनियल पावर की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है कि क्या इस पूरे हस्तांतरण को थोड़ा बेहतर ढंग से संभाला जा सकता था। तो आज की इस चर्चा को हम एक आखिरी लेकिन बेहद अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ब्रिटिश साम्राज्य की उस जल्दबाजी ने इस विशाल त्रासदी को अटल बना दिया था, या फिर दो ऐसी कम्युनिटीज जो सदियों से आपस में घुली मिली थीं, उनके बीच अचानक लकीरें खींचने का नतीजा ऐसी तबाही ही होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहास के इन पन्नों को पलटने पर हमेशा विचार करना पड़ेगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।